सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। रात के 9 बज चुके हैं। अब तक की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं, रोहित पोखरियाल, आपके साथ। देखिए, आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही। आतंक का साथ देने वालों को अंजाम भुगतना होगा और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी वार्निंग दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक आए बगाए बयान दे रहे हैं। एक के बाद एक कई बयान वो दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम भी समझ रहे हैं, दुनिया भी समझ रही है। वो कह रहे हैं कि आतंक का साथ देने वालों का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा, अंजाम भुगतना होगा। अब से कुछ दिनों पहले तक आपने उनका वो बयान भी सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों ही देशों से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत से भी, पाकिस्तान से भी, और इन दोनों का जो ये मसला है, कश्मीर वाला मसला है, ये चल रहा है 1000 सालों से, 1500 सालों से। तो उस टाइम सब कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जी को याद दिलाइए, 1000-1500 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं। तो आतंक का साथ देने वालों का अंजाम बुरा होगा, ये एक बार फिर से वार्न कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत ने जिस तरीके का इस बार रणनीति तैयार की है, देखिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं। दूसरी वो स्ट्राइक्स है जिनका इंतजार आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। ऐसे में तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको जल्दी से बता देता हूं। पाकिस्तान ने हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया है। एसएसजी के पूर्व कमांडोज को तैनात कर दिया है मौके पर। लाहौर के मोहल्ला जौहर में हाफिज को छिपाया गया है। लश्कर चीफ हाफिज के घर के बाहर 4 लेयर सिक्योरिटी है। यहां से पाकिस्तान बताना चाहता है कि यूएन से आतंकी घोषित हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और ये अजब गजब मुल्क है पाकिस्तान, जहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल हो सकती है, लेकिन आतंकवादी को आप हाउस अरेस्ट करते हैं। माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान इस बात को समझ ले। शुतुरमुर्ग आए, कभी कभार शुतुरमुर्ग जो है जब खराब परिस्थितियों में फंसता है तो वो जमीन के अंदर अपना सर दे देता है, ये सोचकर कि अब मुसीबत तो दिख नहीं रही। कुछ यही हाल है पाकिस्तान का भी। आतंक परस्त मुल्क, जहां का रक्षा मंत्री टीवी स्क्रीन पर आकर कहता है कि हम तो 30 सालों से आतंकवाद को पाल रहे थे। अभी जिक्र करते हैं अमेरिका का, फिर बलोच की तरफ आ जाएंगे तो जिक्र करते हैं भारत का। देश संभल नहीं रहा, संभलेगा कैसे, क्योंकि आवाम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इस बीच सेना की, सरकार की प्रायोरिटीज क्या है वो भी सबके सामने है। आम सिविलियंस नहीं है, आम सिविलियंस नहीं है। आतंकवादी जो है वो सरकार के, सेना के प्रायोरिटी में आती है। लगातार भारत की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान में गहमा गहमी का माहौल है तो भारत में भी शांत नहीं है। कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक लगातार हाई लेवल्स मीटिंग चल रही है। अब ये कुछ ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी पाकिस्तान कर क्या रहा है। हाफिज सईद, मैं फिर अपने आप को करेक्ट कर दूं, आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हाफिज के घर पर 4 लेयर सिक्योरिटी हाफिज सईद के घर पर लगा दी गई है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सिक्योरिटी को अलग लेवल पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान आर्मी के जवान, एसएसजी के पूर्व कमांडोज मौके पर तैनात है, उस मोहल्ले में तैनात है। और पाकिस्तान यहां से समझ रहा है, दुनिया यहां से समझ रही है, तस्वीरें किस घर में हाफिज सईद रह रहा है ये सबके पास है। ये 21वीं सदी है, सारी डिटेल सबके पास है। और पाकिस्तान की जहां प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के आईबी मिनिस्टर रात को नींद से जागते हैं,
और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं और ये बताते हैं कि भैया भारत अगले 24 से 36 घंटों में स्ट्राइक्स कर सकता है, हमला कर सकता है, तो जल्दी से अपनी प्रायोरिटीज को बचा लो। प्रायोरिटीज क्या है? ये आतंकवादी। ये 3 टारगेट है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाए थे। 3 टारगेट हैं भारत के इस वक्त। भारत के अगर दुश्मन आप कह लेंगे ना तो टॉप 3 यही चेहरे हैं। नंबर 1 टारगेट, नंबर 1 टारगेट, नंबर 2 टारगेट, नंबर 3। और जल्दी मैं वो खबर पढ़ना चाहता हूं कि इन तमाम टारगेट्स को हमने एलिमिनेट कर दिया है। यही सेंटिमेंट भारत का है। आप देख रहे होंगे एक मैच्योर मुल्क की तरह भारत जहां बिहेव कर रहा है, अलग अलग लेवल्स पर बातचीत कर रहा है, पूरी दुनिया में एक अलग माहौल बना रहा है, पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक इमेच्योर मुल्क है, आतंकिस्तान है। और कुछ ग्राफिक्स जो तैयार किए गए हैं, देखिए आतंकी हाफिज सईद के लिए एक सेफ हाउस बनवा दिया गया है। जनता की चिंता नहीं है। और क्या कुछ पाकिस्तानी सेना कर रही है, पाकिस्तानी सरकार और क्या कुछ कर रही है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया जा चुका है, फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट मौके पर कर दिया गया है, एसएसजी के कमांडोज को मौके पर तैनात कर दिया गया है, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 से 6 किलोमीटर के पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया है। ये एक आतंकी के लिए हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान पाकिस्तान में ही हो सकता है। देखिए मैं बार बार ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना क्योंकि ये भारत का दुश्मन नंबर 1। 3 टारगेट्स मैंने आपको दिखाए थे इससे पहले। हाफिज सईद की तस्वीरें जो कि जब बाहर निकलता है तो उसके साथ उसके पास अपने भी बॉडीगार्ड्स हैं और पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिसर्स भी उसके साथ रहते हैं। मैं बार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। भारतीय तो इस बुलेटिन को जरूर देख रहे होंगे, भारत एक्सप्रेस को देख रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम भी इन तस्वीरों को देख ले और समझ ले कि उनकी सरकार, उनकी सेना, उनके नुमाइंदों की चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? इस आतंकी की चिंता है जिसको यूएन से आतंकी घोषित किया जा चुका है। अभी कुछ दिनों पहले भारत को धमकी दे रहे थे, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे, लेकिन भारत ने प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि इस आतंकी को मिट्टी में मिलाकर रखना है। पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और अब कैसे तमाम अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करना है, ये ग्राफिकली मैं आपको बता रहा हूं। लश्कर के आतंकियों का हाथ इसमें सामने आया है। एलईटी की एक और विंग है जिसका नाम है टीआरएफ, द रेसिस्टेंट फ्रंट, जिसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है। अंदर ही अंदर ऑपरेशंस चल रहे हैं। देखिए 2 फ्रंट पर तो इस वक्त भी भारत लड़ ही रहा है। कैसे? बॉर्डर्स पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा है, वहां पर हमारी सेना जिनको फ्री हैंड दिया जा चुका है वो अपना काम कर रही है। और दूसरा फ्रंट कौन सा है? भारत की धरा पर रहने वाले वो रहनुमा जो इसको किसको, हाफिज सईद, इस आतंकी को अपना आइडल मान रहे हैं और वो देश में रहकर उस आतंकवादी सोच को और पनपा रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है। फोर्सेस पर हमें पूरा भरोसा है। आपको अपडेट्स ये भी दूं, अब देखिए ये तस्वीरें भी आप कुछ देख लीजिए। टारगेट सेट है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या क्या टारगेट है जरा इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। हाफिज सईद टारगेट नंबर 1। बार मैं इसको टारगेट नंबर 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दशकों से इसकी तलाश है। एलईटी चीफ है हाफिज सईद, एलईटी का ही एक विंग है टीआरएफ। और कौन है टारगेट नंबर 2? सैफुल्लाह कसूरी। इस चेहरे को आप देख लीजिए, ये जो चेहरा है ना आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है टारगेट नंबर 2। ये जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, भारत ने अपना एक्शन लेना शुरू किया था। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थी। इसने कहा था पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम पाकिस्तान कर चुका है। टारगेट नंबर 3 भी देख लीजिए। ये चेहरा आपने टीवी स्क्रीन पर इतनी मर्तबा देख लिया होगा कि अब हर एक भारतीय कह रहा है कि इन टारगेट्स को खत्म कीजिए। मसूद अजहर जेईएम का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, जिसने देश को बड़े बड़े घाव दिए हैं। अब ये बड़ा टाइम आ चुका है, हर कोई जान रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर्स लगातार भारत ही सेट कर रहा है। अभी आईएसआई हाफिज की हिफाजत में लगा हुआ है। निजी सुरक्षा प्रदान की गई है, प्राइवेट फोर्स के साथ साथ आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है मौके पर। ये जो मैं आपको 4 लेयर्स बता रहा था ना बार 4 लेयर्स की सिक्योरिटी मौके पर डिप्लॉय की गई है, वो जरा विस्तार से समझते हैं। पहली लेयर में जैसा मैं बता रहा हूं, इसके अपने बॉडीगार्ड्स होंगे, अपनी सिक्योरिटी होगी। उसके बाद दूसरी लेयर में क्या है? लश्कर के टॉप आतंकी अपने इस आका को बचाना चाह रहे हैं। कैसे बचाएंगे गॉड नोस। तीसरी लेयर क्या है? तीसरी लेयर किसकी है? आईएसआई की सुरक्षा है तीसरी लेयर। और चौथी लेयर जो है वो है पाकिस्तानी सेना की। इसमें भी पाकिस्तानी सेना को चौथी लेयर पर रखा गया है। ठीक है, उस पूरे इलाके में, इस पूरे मोहल्ले को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसके लिए? इस आतंकी के लिए, इस आतंकी के लिए। और ये टारगेट नंबर 1 है। भारत भी इस बात को जानता है, हमारी एजेंसीज भी इस बात को जानती है।
कहाँ रहता है, क्या घर नंबर है, क्या उसकी पूरी ज्योग्राफी लोकेशन है, ये सबके पास है, सब जानते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर एक और बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तानी जहाजों पर रोक संभव है, मैं ये समुद्री सीमाओं की बात कर रहा हूं। भारतीय पोर्ट पर आने से पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। डाक सेवा, पोस्ट सर्विसेज जो होती है उस पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया जा सकता है। भारत वैसे भी आप जानते हैं बहुत ज्यादा बिजनेस डील ट्रेड पाकिस्तान के साथ करता नहीं है, माहौल ही नहीं है वैसा। जो आतंकवादियों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं उनके साथ कोई भी सशक्त मुल्क काम नहीं कर सकता। एक और स्ट्राइक का वक्त है, उसमें यह है कि जो समुद्री सीमाएं हैं उनको अगर हम पूरी तरह से ब्लॉक डाउन कर देंगे तो जैसे एयर स्पेस ब्लॉक डाउन करने के बाद चीजें हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है आर्थिक, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूं वो यही है कि समुद्री सीमाओं पर भी पाकिस्तान की एंट्री को पूरी तरीके से ब्लॉक डाउन किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक तो हमने की है, पूरी तरीके से उनकी एयरलाइंस की पाबंदी है, हमारे एयर स्पेस पे नहीं आ सकते। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा आर्थिक तौर पर भी। प्लीज हंसिए मत, मैं जानता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि अगर मैं पाकिस्तान और आर्थिक चीजों की बात कर रहा हूं तो दूर दूर तक दोनों पैरेलल चलती हैं। वहां की इकोनॉमी पूरी तरीके से खड्डे में है, लेकिन बद से बदतर वो इसलिए होती गई क्योंकि आतंक परस्त लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इससे बहुत नुकसान होगा। पीआईए के लीज पर लिए गए विमानों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जा चुकी है और पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो ग्राफिकली भी ये तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि एक के बाद एक कई स्ट्राइक्स भारत जो है वो पाकिस्तान पर कर रहा है। हमने एयर स्पेस उनका बंद कर दिया, समुद्री सीमाओं पर आने को लेकर वो बड़ा फैसला कभी भी आ सकता है, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आई है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कही, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री ये कह रहे हैं आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जीरो टॉलरेंस की नीति, ये बातें हम लगातार सुनते आए हैं, विश्वास भी हमें सरकार पर है। पूरा देश एकजुटता के साथ कह रहा है कि हमारी सरकारें जो कर रही हैं करना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब अलग अलग लेवल्स पर जितने जख्म भारत ने सह लिए ना, अगर कोई ये कह दे कि हमने अब तक उतना बड़ा स्टैंड आज तक लिया ही नहीं तो भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। तो अब हम चाहते हैं कि एक बड़ा एक्शन लिया जाए इस आतंक परस्त मुल्क पर। आप देखिए, भारत एक बड़ा देश है, मैच्योर देश है और मैच्योरिटी के साथ ही इस पूरे मामले को हम लोग डील ऑन कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हम पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करना चाह रहे हैं, उसमें हम कई हद तक सफल भी हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड कर चुके हैं, एयर स्पेस को ब्लॉक कर चुके हैं, समुद्री सीमाओं में उनके जहाजों को आने से रोकने को लेकर एक बड़ा फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति। सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, वो अलग अलग मोर्चों पर, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उन्होंने अपनी बातें बिल्कुल साफ रखी हैं। आज अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। लड़ाई आतंक के खिलाफ है, आतंक की उस सोच के खिलाफ है और इसलिए हर कोई चाह रहा है कि एक बड़ा एक्शन इस बार होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि फिर कोई हिमाकत ना कर पाए भारत जैसे राष्ट्र की तरफ टेढ़ी निगाहें करके देखने की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत जहां इस तरफ बहुत ही कदम फूंक फूंक कर एक मैच्योर जिम्मेदार देश की तरह
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ में तमाम चीजें भी भारत सरकार के सामने है कि देश का सेंटिमेंट क्या है। इस बीच आतंकिस्तान से भी कई खबरें आ रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान में डर का माहौल है। जैसा मैंने आपको बताया, उनका आईबी मिनिस्टर नींद से जागता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है, उसके बाद से डर का माहौल है। 29 शहरों में हमले से बचने की तैयारियों में पाकिस्तान जुट चुका है। शहरों में इमरजेंसी सायरन बजा रहा है पाकिस्तान। हमले से पहले अलर्ट करने की तैयारियों में जुट चुका है। लोगों से भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अपना बोरिया बिस्तरा देख लो, क्या करना है, कैसे करना है, कहां बचना है, कैसे बचना है। कोई बंकर वंकर जानते हो तो जाकर छुप जाना, हमारे बस की ज्यादा कुछ चीजें करना है नहीं। लेकिन कैसे करते हैं आप ये सारी चीजें, क्योंकि आपके पास जो जितना भी पैसा रहा वो आपने आतंकवाद के पालन पोषण में लगा दिया। तो देश की व्यवस्था कहां से सुधरनी थी। आम जन जो हैं, आम सिविलियंस जो हैं, वो परेशान हैं। और वो ना अब परेशान होना भी वो थक चुके हैं, इन चीज़ों से पक चुके हैं। उनको पता है कि वो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं। ये बहुत दुखद बात मैं बता रहा हूँ कि कोई अपने मुल्क में रहकर, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ, जिस मिट्टी में वो पैदा हुआ होगा, वो लोग खुद को शर्मिंदगी के साथ बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। ऐसी कई वीडियोस आपने देखी होंगी। अब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हूटर बजना शुरू हो गए, सायरन बजना शुरू हो गए। पाकिस्तान को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक का डर है और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ गीदड़ भपकियां दे रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए इस कंगलू मुल्क को कि ये वर्ल्ड लेवल पर जाकर गिड़गिड़ा रहा है। कोई कह रहा है कि अल्लाह करे कि भारत के साथ जंग ना हो, कोई कह रहा है कि दुनिया इसमें हस्तक्षेप करे, वर्ल्ड लीडर्स इसमें हस्तक्षेप करे, टॉप कंट्रीज इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन भारत भी इस बार अपने रवैये से बता चुका है कि इस बार किसी की सुनी नहीं जाएगी। आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, ठीक है, इस बार कैसे अंजाम देना है चीजों को वो हम करेंगे। और नई बात नहीं है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, कोई भूला नहीं है। बालाकोट पे 2019 में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी वो कोई भूला नहीं है। बालाकोट खैबर पख्तूनवा का ही एक इलाका है। ISI की शय पर खैबर में कई आतंकी संगठन एक्टिव है। कई जो लॉन्च पैड्स हैं आतंकियों के, वो एबटाबाद बताने की जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? एबटाबाद में। ये पाकिस्तानी आर्मी का सेफ हाउस है, यहां पर रखा हुआ था उस आतंकी को। किसको? ओसामा बिन लादेन को। पाक आर्मी आतंकियों को सुरक्षित रखती है, उनके लिए सेफ हाउसेस बनाती है। जनता की चिंता नहीं है, आवाम की चिंता नहीं है, चिंता है आतंकवादियों की। क्यों? वैसे ही तुम सब एक्सपोज हो चुके हो। पाकिस्तान के बारे में हर कोई जानता है। आप आतंकिस्तान लिख दीजिए, आतंकियों का मुल्क लिख दीजिए, आतंकियों की जन्नत लिख दीजिए, पाकिस्तान आ जाएगा। एक और बड़ी खबर है, आपको जल्दी से बता देता हूं वो क्या बड़ी खबर है। देखिए, एक बड़ा एक्सपोजे भी हुआ है। एक तरफ हम पाकिस्तान की खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है वो भी तो जान लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले पर एक बड़ा एक्सपोजे हुआ है। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए, जो नजर आ जाए वैसे कोई नेटवर्क्स नहीं होते। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन के 2 सिग्नल्स को ट्रेस किया गया है। और क्योंकि NIA इस मामले में काफी ज्यादा एक्टिव है, हमारी फॉरेंसिक टीम है इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। और आज भी कई घंटों तक हमारी फोर्सेस मौके पर तैनात रही। आज भी कई घंटों तक NIA के अधिकारी मौके पर मुआयना करते रहे। कल भी 12 से 13 घंटे वो इसी बैटसन की घाटी में मौजूद रहे थे। पूरे इलाके का 3D मैपिंग किया गया था। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई एक्सपोज है। एक और बड़ी ब्रेकिंग है, वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर NIA की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी आ चुके थे आतंकी। 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकी। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी की थी इन आतंकियों ने। आरू, बेताब घाटी, एम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई थी, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी, तो वहां से इन लोगों ने प्लान किया कि यहां नहीं करना चाहिए। 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी पहचान हुई है। 4 OGW ने आतंकियों की रेकी में मदद की है। OGW मतलब ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिस दूसरे फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, कश्मीर के अंदर बहुत बदलाव आया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जो छूट गए वो देश के लिए कितने बड़े नासूर हैं, पहलगाम नरसंहार के बाद आप समझ चुके हैं। अब ऐसे मौके पर अगर जबरदस्त तरीके से ऑपरेशंस चलते हैं पहलगाम में, तो फिर कोई ह्यूमन राइट्स की बात करने ना जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स उन 26 मासूम जानों की भी हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं। वो वहां पर गए क्यों थे, अंजाम क्या हुआ, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। NIA ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और हर दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कई ऐसी खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसी खबरें
जिनको अभी थोड़ा पीछे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ती हैं। ये बड़ा अपडेट ये है कि 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच गए थे। 15 अप्रैल को ये पहुंच गए थे। 3 और जगहों पर उन्होंने रेकी करी, लेकिन वहां पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था। एक बड़ा चैलेंज है OGWs के इस नेक्सस को ब्रेक डाउन करना, लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे सीमा पार ऑपरेशन चलाने हो या फिर LOC के इस पार भारत के अंदर ऑपरेशन चलाने हो, हर जगह हमारी एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव है। और भारत सरकार साफ तौर पर कह चुकी है, हमारी सेना साफ तौर से इस तरीके के इंडिकेशंस दे रही है कि अब और नहीं सहने वाले हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें भी हैं, ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए मेरे सामने। ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें ये शख्स जिप लाइन पर मौजूद है और ये कुछ मेमोरीज बनाना चाह रहा था। ये वीडियो भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। अब ये शख्स वीडियोस के ज़रिए ये बताने का, समझने का प्रयास भी कर रहा था कि कैसे वहाँ पर एकाएक गोलियाँ चल गई। वो वीडियो में तमाम चीज़ें जो हैं वो सब रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले भी कई तरह की, इस वीडियो को लेकर भी कई तरह की चीज़ें देश में चली रही हैं, वो आप देख ही रहे हैं। ये शख्स, अब ये वीडियो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने भी गया। इस शख्स ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी कई तरह के इनपुट साझा किए हैं और एक के बाद एक कई चीज़ें जो एक्सपोजे हो रही है ना। ये जो फर्स्ट विंडो आप देख रहे हैं, गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, खूबसूरत गुलमर्ग की तस्वीरें हैं। तो अभी इसके नीचे क्या चल रहा है कि मार्च में आतंकी हमले का प्लान यहीं पर था। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs को जो पकड़ा गया, या हमारी इंटेलिजेंस जिस तरीके से चीज़ों को डिकोड करती हुई आगे बढ़ रही है, उसमें ये साफ है कि मार्च में भी एक आतंकी हमले को प्लान किया गया था। लेकिन वक्त रहते कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से इस हमले को अंजाम नहीं दे पाए आतंकी। लेकिन अब सीधे तौर पर जहां LOCs पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो वहीं देश के अंदर एजेंसीज बहुत ज्यादा सतर्क हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है, वो आप देखिए पाकिस्तान पर पानी की मार की तैयारी है। कितने बड़े लेवल पर इसको लेकर जाना है, उसकी तैयारी है। सिंधु जल समझौते पर जल्द एक नई मीटिंग होने वाली है, जिसमें देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मंत्रियों की मीटिंग होगी। पानी के स्टोरेज, नहर बनाने, किस तरीके से पानी को स्टोर करना है, कैसे नहर बनानी है, इस पानी का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ नीति रणनीति होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जो CCS की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शाम के वक्त वो मीटिंग ली थी। उसमें सबसे बड़ा फैसला था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, स्थगन में डाल रहे हैं। उसके बाद कैसे इन तैयारियों को आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि बात एक दिन की नहीं है। आप जानते हैं बड़े बड़े डैम, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि काम कर रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बार भारत मौका नहीं देने वाला है पाकिस्तान को, और देश ये चाहता है कि इस बार ऐसा कोई मौका आतंकिस्तान को मिले भी ना। इस बार मिले तो ऐसा कड़ा जवाब मिले कि पुश्ते याद रखें कि अगर आप भारत जैसे सशक्त मुल्क पर आतंकियों के जरिए हमारी शांति, हमारे अमन को खराब करना चाहेंगे, तो फिर भारत किस हद तक आपको दौड़ाएगा, किस हद तक आपको पीटेगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।